Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read chapter number 9, Water Resources. Full chapter explanation you will have in this video. Class 4, Social Science, Milestones, new book. Okay, so let's start with story time. The title of the story is Sumati's Dream. Due to the shortage of water, the women of Sonkheda village walked for several kilometers every day to fetch water from a spring. ये स्टोरी है सोनखेड़ा विलेज की और यहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, वो भी एक स्प्रिंग से यानी कि एक झरने से वो पानी लेकर के आती है. दिस वाटर इज़ सफिशेंट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. ये जो पानी वो लेकर के आती है दैट इज़ ओनली इनफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. इतना ही काम उस पानी से होता है. सुमति हु हैड रिटर्न टू द विलेज आफ्टर 10 years वॉज शॉक्ड टू सी दैट शॉर्टेज ऑफ वाटर वॉज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम. सुमति जो अपने विलेज में 10 साल बाद आई है वो शॉक हो गई देख करके कि अभी भी इस गांव में शॉर्टेज ऑफ वाटर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. शी मेट द सरपंच ऑफ विलेज एंड चॉक्ड आउट द डिटेल प्लान. वो सरपंच जी से मिलती है और एक प्लान उनको बताती है. शी असाइन ड्यूटीज़ टू सम पीपल फॉर अरेंजिंग पाइप्स, स्टोन्स, सैंड, सीमेंट्स एंड ब्रिक्स. ईच फैमिली कंट्रीब्यूटेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड इट वॉज कंपल्सरी फॉर वन मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली टू हेल्प इन द वाटर प्रोजेक्ट. अब उसका जो प्लान था वो ये था कि उसने पहले सबको जो गांव के लोग थे उन्हें ड्यूटीज़ दी कि उनको कलेक्ट करना है कुछ पाइप, स्टोन्स, सैंड, सीमेंट और ब्रिक्स. उसके बाद हर फैमिली से उसने कहा कि कुछ पैसे आपको कंट्रीब्यूट करने हैं इस प्रोजेक्ट के लिए. और तीसरा था कि उसने कहा कि हर मेंबर मतलब हर फैमिली के कोई एक मेंबर जो है उसको इस वाटर प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा. तो ये तो था उसका प्लान. देन सी व्हाट हैपेंड. द विलेजर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. विलेजर्स को उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया एंड ईच ग्रुप हैड अ वुमेन टीम लीडर कॉल्ड निर्ताई. और हर ग्रुप का एक वुमेन लीडर था जिसका नाम था निर्ताई. पीपल वर्क डे एंड नाइट फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड फाइनली ईच हाउस हैड इट्स ओन वाटर सप्लाई. और पूरे एक साल की मेहनत के बाद हर घर में उनका अपना एक वाटर सप्लाई का जो पाइप था वो कनेक्ट किया गया. The villagers were happy. Community water taps were also constructed at the important places in the village. Community water taps जो होते हैं जहाँ पर सब पानी भर के ले जा सकते हैं. तो गांव में कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी जैसे कि बस स्टैंड हो गया या स्कूल हो गया या कोई हॉस्पिटल हो गया, तो ये जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर प्लेसेस थी विलेज में वहाँ पर भी कम्युनिटी वाटर टैप्स लगाए गए सो दैट पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कुड हैव एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर. और ये कम्युनिटी टैप की वजह से जो गांव में आने वाले लोग या फिर गांव में जो इधर से उधर जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो गया. सुमति सेटल्ड हैप्पीली इन द विलेज एंड नाउ प्लानिंग हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सुमति अब वही विलेज में सेटल हो गई है और अब वो प्लानिंग कर रही है. उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो ये जो स्टोरी है ये आपको बताती है कि किस तरह से हम जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हम एक साथ काम करें. ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज और उनका केयर कैसे करना है और कैसे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वाटर रिसोर्सेज. वाटर इज़ लाइफ. हम सब जानते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग नीड्स वाटर टू सर्वाइव, है ना. हर लिविंग बीइंग चाहे वो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या बड़े एनिमल्स हो, छोटे एनिमल्स हो, सबके लिए वाटर जो है लाइफ होता है. बिना वाटर के हम कुछ नहीं कर सकते. वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ जो है उसका 70% जो पार्ट है वो किससे भरा हुआ है, किससे कवर्ड है? यस, इट इज़ कवर्ड विथ वाटर. एंड ओनली 30% जो पार्ट है अर्थ का वो है लैंड.
तो हम सोच सकते हैं कि कितना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या ये सारा पानी पीने लायक है? नहीं। ये जो 70% वाटर है वो ये वाटर हमारे अर्थ पे जो है वो ओशंस के फॉर्म में है, सीज़ के फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में है, पॉन्ड्स के फॉर्म में है ना। लेकिन ये सारा वाटर पीने लायक नहीं है। इस 70% वाटर में से हमारे पास सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं पूरे अर्थ पे, और ये 1% वाटर भी, इसमें से बहुत सारा पानी जो है हमने पोल्यूशन की वजह से ख़राब कर दिया है। ओके, सो 70% ऑफ वाटर जो है अर्थ का वो पार्ट उसने कवर किया हुआ है वाटर ने। एवरी ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग। ये हमारी ज़रूरतें हैं। फार्मर्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मर्स को भी पानी की ज़रूरत होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि जहाँ से हमें पानी मिलता है। हमें पता है कि हम पानी को बना नहीं सकते, है ना। वी गेट वाटर ओनली फ्रॉम द रेनफॉल। और ये रेनफॉल का जो वाटर होता है व्हेन इट इज़ कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर रिजर्वायर्स, रिवर्स, देन ओशंस, सीज, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एंड स्प्रिंग्स। तो ये जो है दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। और इनमें पानी कहाँ से आता है? इनमें पानी आता है रेनफॉल से। ओके, तो रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर इज़ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड। रिजर्वायर एक ऐसा नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल लेक होता है जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है। तो ये सारे जो है दीज आर द वाटर रिसोर्सेज, वाटर सोर्सेज जो हमें वाटर प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला जो वाटर रिसोर्स है वो है रेनफॉल और रेन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। गुड रेनफॉल अश्योर्स अ बम्पर क्रॉप। अगर अच्छे से रेनफॉल होता है तो बम्पर क्रॉप मतलब क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फार्मर्स डिपेंड ऑन मानसून्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। हेवी और स्कैंटी रेनफॉल कैन डैमेज द क्रॉप्स। फार्मर्स जो हैं दे आर टोटली डिपेंड ऑन मानसून्स फॉर देयर क्रॉप इरीगेशन। उनको क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो मिलता है मानसून से। और अगर हेवी या स्कैंटी रेनफॉल, हेवी मतलब बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है एंड स्कैंटी का मतलब होता है कि बहुत कम जब बारिश होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में अगर मानसून हर साल होता है तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होते हैं। रेन वाटर इज़ फ्रेश एंड क्लीन। रेन वाटर फ्रेश एंड क्लीन होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक। ये टेक्निक है एक्यूमुलेटिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। एक्यूमुलेटिंग मीन्स कलेक्टिंग। रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करके रखना फ्यूचर यूज़ के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन। ये वाटर इरीगेशन के लिए यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, लाइव स्टॉक एनिमल्स के लिए और गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। हाउस होल्ड यूज जो होता है, यूटेंसिल्स वॉश करना है, क्लोथ वॉश करना है, देन मॉपिंग करना है घर में, इसके लिए भी हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर इज़ यूजुअली कलेक्टेड ऑन द रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड रीडायरेक्टेड टू अ डीप स्टोरेज पिट। आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ, उसमें इसकी एक डायग्राम है कि किस तरह से रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है। तो रेन वाटर जो हमारे घरों के छत पे यानी कि रूफ्स पे फॉल होता है, उस वाटर को कलेक्ट करके वो उसको एक अंडरग्राउंड टैंक या स्टोरेज टैंक में उसको सेंड किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बिन ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन तीनों स्टेट्स के अलावा भी दूसरे स्टेट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। तो ये होता क्या है? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। यू कैन सी हियर, ये एक राजस्थान के गांव की पिक्चर है। यहाँ पर जो टैंक बना हुआ है जिसमें से पानी निकाला जा रहा है। तो ये जो वाटर है इट इज़ स्टोर्ड व्हेन देयर इज़ रेनफॉल। रेनफॉल का जो पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है वाटर टैंक के अंदर और फिर बाद में उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो ये एक रूफ़ है घर का और उस पे जो रेनफॉल होता है वो इस पाइप के थ्रू इस टैंक में कलेक्ट किया जाता है। देन यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रूफ़ है पूरा और ये है उसका एक
गटर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर रूफ का जो पानी होता है वो कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं गटर। और इस गटर को फिर इस पाइप के थ्रू इस टैंक में कनेक्ट किया गया। तो ये है स्टोरेज टैंक। ऐसे जो टैंक्स है वो ऊपर भी होते हैं, यानी कि हम इन टैंक्स को देख भी सकते हैं, या फिर ये अंडरग्राउंड भी होते हैं पूरी तरह से, है ना। तो इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं और रेन वाटर को स्टोर करके फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। The next water resource is rivers. India has a number of rivers. Some of the rivers receive water from the rainfall, whereas others get water from the melting snow of the Himalayas. When there is heavy rainfall, the rivers overflow on their banks, causing widespread destruction. In some places, river water is treated and supplied as drinking water. इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स, छोटी बड़ी। बड़ी रिवर्स में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और भी बहुत सारी रिवर्स है ना। तो ये जो रिवर्स है, इन रिवर्स में पानी कहाँ से आता है? यस, रेनफॉल तो है ही, बट रेनफॉल के अलावा कुछ जो रिवर्स है उनमें मेल्टिंग स्नो का जो पानी होता है वो भी आता है। अब ये कहाँ से आता है? स्पेशली द रिवर्स दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज़। हमने जब हिमालयाज़ पढ़ा था, है ना, नॉर्दर्न हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स, ये 2 चैप्टर्स हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो हमने उस टाइम पढ़ा था कि जो रिवर्स हिमालयाज़ में से निकलती हैं उनमें पूरे साल पानी रहता है। रेनफॉल का पानी आता है मानसून में, और समर सीजन में जो मेल्टिंग स्नो का वाटर होता है, जो स्नो मेल्ट होता है, उसका जो पानी है वो भी रिवर में आता है। तो इस तरह से कुछ जो रिवर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उनमें पूरे साल पानी रहता है। लेकिन बाकी के जो रिवर्स हैं जिनमें मेल्टिंग स्नो का वाटर नहीं आ पाता है, तो उनको सिर्फ मानसून सीजन में पानी अवेलेबल होता है। इनमें से कुछ जो रिवर्स है उनका पानी ओवरफ्लो हो जाता है व्हेन दे आर फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स। प्लेन एरिया में से जब ये फ्लो होती है तो वहाँ पर पानी जो है उनके बैंक से बाहर आ जाता है, किनारे से बाहर आ जाता है, और इसकी वजह से जो साइड वाले जो फार्म्स होंगे या विलेजेस होंगे वो फ्लडेड हो जाते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। कुछ प्लेसेस में वाटर जो है वो ट्रीट किया जाता है। ट्रीटेड मीन्स उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको निकाल कर उसको एज अ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ के लोगों को सप्लाई किया जाता है। However, there has been widespread pollution caused by sewage, industrial waste, bathing of animals and humans. This has made river water impure and unfit for human consumption. अब बहुत सारी रिवर्स जो है इंडिया में वो पॉल्यूटेड है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो कि जो सीवेज होता है वो डायरेक्टली हम रिवर्स में छोड़ देते हैं, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स में जाता है, रिवर्स में एनिमल्स को बाथिंग के लिए लेके जाया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स, हम जो लोग हैं, कॉमन पीपल, दे आर ऑल्सो टेकिंग बाथ इन रिवर्स, क्योंकि हम रिवर्स को सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, इसलिए हम पूजा तो करती हैं लेकिन साथ में उसको गंदा भी कर देते हैं, है ना। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि रिवर्स का जो वाटर है वो इम्प्योर हुआ और अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो पीने लायक नहीं रहा है। नाउ हियर यू कैन सी द मैप। ये मैप आपके बुक का ही है। इस बुक में, इस मैप में आपको इंडिया की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके नेम्स आपको मिलेंगे। यू कैन सी हियर, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया से स्टार्ट करते हैं तो हियर यू कैन सी इंडस रिवर, आप देख सकते हो यहाँ लेफ्ट साइड में है इंडस रिवर, है ना, जो यहीं से आती है, हिमालयाज़ में से निकलती है। ब्यास रिवर, ये इंडस रिवर, ओके। देन गंगा, यमुना, ये भी हिमालयाज़ में से ही निकलती है। देन यू कैन सी हियर दिस साइड, अगर हम आते हैं ईस्ट में, तो देर आर मेनी बिग रिवर्स हियर, है ना, गंडक, कोसी, देन ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर, है ना, महानदी, सोन, देन नर्मदा, तापी, गोदावरी, है ना। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। देन अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर सदर्न पार्ट में, तो यू कैन सी हियर, so Narmada and Tapi, these rivers flow towards Arabian Sea
और बाकी की जो सारी रिवर्स है दे फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, देन हियर कावेरी, ये जो रिवर्स है ये सारी इंडिया की बड़ी रिवर्स है जो इस तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल में आती है। यहाँ पर वो पानी से मिलती है, सी के पानी से। ओके, नाउ देयर आर सम अदर रिसोर्सेज ऑफ वाटर दैट आर लेक्स। इंडिया में बहुत सारे लेक्स भी हैं, है ना। यहाँ आप देख सकते हो साउथ इंडिया में, यहाँ पर है वेम्बनाड लेक, है ना। देन हियर नागार्जुन सागर, यहाँ पर डैम भी है, नागार्जुन सागर डैम, जिसका पानी यूज़ किया जाता है। देन कोलेरू लेक, देन हियर यू कैन सी चिल्का लेक। ये सारे लेक्स हैं जिनका वाटर यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर फार्मिंग। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर, जो वाटर ग्राउंड के अंदर है ना, दैट इज ग्राउंड वाटर। वेल्स आर डीप होल्स डग इनटू द ग्राउंड फ्रॉम वेयर ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट। अब वेल्स क्या है? वेल यानी कि कुआं। वेल्स जो है वो डीप होल्स होते हैं ग्राउंड के अंदर, जिनको हम डिग करके बनाते हैं और इनसे पानी हम निकालते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी यूज फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग पर्पजेज। वेल इरीगेशन इज जनरली प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर सफिशिएंट स्वीट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल। जहाँ पर स्वीट वाटर यानी कि जो सॉल्टी नहीं है ऐसा वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ पर वेल यानी कि कुएँ को बनाया जाता है। अब ये पानी होता कहाँ है? दिस वाटर इज़ कलेक्टेड हियर, यू कैन सी हियर, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो जो अपर सॉइल लेयर होता है उसके नीचे ये पानी जो है वो कलेक्ट होता है। तो सॉइल का जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो आपने ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़े हुए हैं, है ना। तो आपको पता है कि जो रॉक्स का जो लेयर होता है ना, ऊपर टॉप सॉइल होती है, देन सब सॉइल होती है, और उसके बाद एक रॉक्स का लेयर होता है जहाँ पर सर्वाइसेस में, क्रैक्स में ये वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो रेन वाटर का जो पानी है वो सीप होता है ग्राउंड के अंदर और वो कलेक्ट हो जाता है। देन वी टेक आउट दिस वाटर एज ग्राउंड वाटर। सच एरियाज आर फाउंड इन डेल्टा रीजन्स ऑफ द रिवर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी एंड गंगा प्लेन्स। अब ये जो पानी है वो मोस्टली डेल्टा रीजन में अवेलेबल होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स होती है। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा इज़ द ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल formed at the mouth of the river, interaction between various organisms and the environment। तो डेल्टा एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म होता है जो कि रिवर के माउथ के पास बना हुआ होता है। ओके, और ये जो रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है और यहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं दे कैन ग्रो वेरी इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। ओके, तो ग्राउंड वाटर जो है वी कैन टेक इट आउट बाय वेरियस मीन्स, जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पर कि वेल, है ना। वेल जो है यानी कि कुआं जो है वो सबसे अच्छा तरीका है पानी को निकालने का। यू कैन सी हियर अदर जो वेज है टू टेक आउट ग्राउंड वाटर। तो ट्यूबवेल होता है जो कि एक पाइप होता है जो अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इमर्स किया जाता है, और फिर जो वाटर है वो एक पंप के, इलेक्ट्रिक पंप जो होता है उसकी हेल्प से बाहर निकाला जाता है। देन कुआं आपको पता ही है, वेल्स डिग की जाती है। देन इस तरह से हम ट्यूबवेल से पानी को निकाल सकते हैं। और ये जो आपने देखा ही होगा हैंड पंप भी इस ट्यूबवेल की तरह ही होता है, लेकिन इसको हमें पानी को मैन्युअली बाहर निकालना होता है। ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिक पंप जुड़ा होता है। सो दिस वाटर कैन बी ड्रॉन बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक लीवर, पर्शियन व्हील, इंक्लाइन प्लेन एंड पावर ड्राइवन वाटर पम्प्स। ये अलग अलग मेथड्स है अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको बाहर निकालने के लिए। इन पर्शियन व्हील्स एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड बफेलोज आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। इनके पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ट्यूबवेल्स आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक पम्प। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ट्यूबवेल्स जो है दे आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक पम्प्स। अ ट्यूब और पाइप इज फिटेड टू द वाटर सोर्स ऑफ वाटर। जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वहाँ पर एक ट्यूब या पाइप फिट किया होता है और फिर इलेक्ट्रिक पंप से उसको फेच किया जाता है।
Tanks and ponds are constructed in the areas where it is not possible to dig wells. कई जगह ऐसी होती है, प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पर वेल्स को डिग करना इम्पॉसिबल होता है. हो सकता है कि अंदर वहाँ पर बहुत सारे रॉक्स हो या फिर वहाँ डिग करना ज़्यादा मुश्किल हो. ऐसी जगह पर टैंक्स और पॉन्ड्स को बनाया जाता है. नाउ लेट्स सी द पिक्चर्स. ये एक पिक्चर है जिसका नाम है लीवर. लीवर में क्या होता है कि जो वेल वाटर होता है उसको इस तरह से एक लकड़ी की डंडी से निकाला जाता है. और इस जो लकड़ी की डंडी है इसमें आगे की तरफ तो एक पॉट यानी कि बकेट लगी होती है और पीछे की तरफ होता है एक बड़ा सा स्टोन, है ना. तो ये एक लीवर की तरह काम करता है. आपने साइंस में लीवर के बारे में पढ़ा होगा. तो ये एक तरीका होता है पानी फैच करने का. दूसरा तरीका है पर्शियन व्हील. यह है पर्शियन व्हील. इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स लगे होते हैं एक व्हील में, है ना. ये कंटेनर्स है और इसको वेल के ऊपर सेट किया जाता है या फिर कोई टैंक होगा उसके ऊपर इसको सेट किया जाता है. और जैसे जैसे एक एनिमल इसके साथ होता है यहाँ पर, जैसे जैसे ये एनिमल मूव करता है वैसे वैसे ये व्हील भी घूमता है. और जैसे ही व्हील घूमता है ये पॉट्स पानी से फिल होके ऊपर की तरफ आते हैं और वो यहाँ पर एक टैंक में एम्प्टी होते हैं. और दिस वाटर, ये टैंक का जो वाटर है वो फिर फील्ड में या फार्म में आगे की तरफ सेंड किया जाता है. तो इस तरह से ये है पर्शियन व्हील. फार्मिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है. देन ये भी एक तरीका है. यह है इंक्लाइन प्लेन. इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन. तो यहाँ पर एक एनिमल इसको पुल करता है रोप को. ये रोप है, इसको पुल किया जाता है. और ये जो बकेट है ये लगी होती है पानी की जो वेल है उसमें. तो जैसे जैसे एनिमल आगे की तरफ आता है पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करता है बकेट में. फिर जब एनिमल पीछे की तरफ आता है तो बकेट जो है वो नीचे की तरफ जाती है ना. तो इस तरह से ये इंक्लाइन प्लेन काम करता है. देन ट्यूबवेल आपको पता ही है सबको, और आपने देखा भी होगा आपके घरों में भी ट्यूबवेल्स होती है. तो जो ग्राउंड वाटर है एक बटन दबाते ही हमारे घर में टैंक फुल हो जाता है पानी से, है ना. देन नेक्स्ट जो वाटर सोर्स है दैट इज डैम. नाउ व्हाट इज डैम? इट इज़ अ टाइप ऑफ बैरियर दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग. जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनमें जैसे कोई रिवर है तो इसका पानी जो है पूरा फ्लो नहीं हो जाए सी की तरफ, इसलिए इसको यहाँ पर स्टॉप किया जाता है पानी को एक दीवार बना के, है ना. तो ये जो फ्लोइंग वाटर है यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा. तो ये डैम है, दिस इज़ डैम. तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है जो फ्लोइंग वाटर को रोकता है. इट इज़ यूज स्पेशली टू मेक रिजर्वायर और टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स जो हैं दे आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू मेक अ रिजर्वायर. रिजर्वायर का हमने पढ़ा था अभी कि रिजर्वायर क्या होते हैं. ये आर्टिफिशियल और नेचुरल वाटर टैंक्स होते हैं और वाटर लेक्स होते हैं, है ना. और ये इसका यूज़ इसके पानी का यूज़ हम फार्मिंग के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए भी कर सकते हैं. और दूसरा एक इसका यूज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, है ना. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर को यूज़ करके बनाई जाती है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं. रिजर्वायर्स आर ह्यूमन मेड लेक्स. रिजर्वायर्स क्या है? ह्यूमन मेड लेक्स विच आर बिल्ट बिहाइंड अ डैम टू होल्ड द रिवर वाटर. ये डैम से पहले, मतलब जहाँ ये डैम की दीवार होती है, वॉल होती है, उसके पीछे की तरफ ये कलेक्ट होता है रिजर्वायर में वाटर. दिस रिजर्वायर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स. इससे फ्लड्स भी कंट्रोल होते हैं. The water from the reservoir is also used for farming. The hydroelectric power plant consists of a high dam. High dam होता है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है. Where energy is produced. This energy is produced by the force of flowing water which is converted into electricity. फ्लोइंग वाटर जो होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. Since dams serve many purposes such as storing of water for irrigation, generating hydroelectricity, preventing floods and providing drinking water, they are called multi-purpose projects.
सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर, तो जो डैम्स होते हैं दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। वो कैसे? फर्स्ट, ये जो स्टोर्ड वाटर होता है इट इज़ यूज फॉर इरिगेशन, है ना, फार्मिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्डली, इट प्रिवेंट्स फ्लड्स। एंड फोर्थ, इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम इस वाटर को यूज़ में लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इंडिया में कुछ मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं, यू कैन सी हियर। ये एक डैम है और इसके पीछे जो है वो है ये रिजर्वायर, ये हो गया रिजर्वायर, और ये इस डैम की वॉल है। इसमें गेट्स होते हैं, जब ये रिजर्वायर फुल हो जाता है तो इसके गेट खोल के पानी को आगे की तरफ फ्लो किया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देन ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये रिजर्वायर है और ये डैम की वॉल है। यहाँ से वाटर जो है वो ग्राउंड के नीचे से इसको ऐसे छोड़ा जाता है बहुत स्पीड के साथ। यहाँ पर टरबाइन्स होते हैं और ये टरबाइन्स पानी के फ्लो की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से वो घूमने लगते हैं। जैसे ये टरबाइन्स घूमते हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको फिर पावर हाउस में जो है कलेक्ट किया जाता है एंड देन इट इज़ सेंड थ्रू द पावर लाइन्स। ये पावर लाइन्स के थ्रू आगे की तरफ सेंड की जाती है। तो इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। कुछ जो हमारे इंडिया में डैम्स हैं जहाँ पर जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं वो है हीराकुद डैम ओवर महानदी रिवर इन उड़ीसा। देन सेकेंड भाखरा नांगल डैम जो कि सतलज रिवर में है पंजाब में। देन नेक्स्ट इज़ दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये दामोदर रिवर में है और ये एक जॉइंट वेंचर है बिहार और वेस्ट बंगाल का। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ऑन द तुंगभद्रा रिवर इन आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर डैम ओवर कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। फरक्का बैरेज ओवर द गंगा इन वेस्ट बंगाल एंड टिहरी डैम ओवर रिवर भगीरथी इन उत्तराखंड। ये तो कुछ ही नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके अलावा भी और डैम्स हैं पूरे इंडिया में जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है और पानी को स्टोर किया जाता है। नाउ लेट्स सी सम पिक्चर्स ऑफ दिस डैम्स। दिस इज़ हीराकुद डैम जो कि महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। देन नेक्स्ट इज़ ये भाखरा नंगल डैम की पिक्चर है जो सतलज रिवर पंजाब में बना हुआ है। ये है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर पे बिहार और वेस्ट बंगाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है दोनों स्टेट्स का। देन तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है ये तुंगभद्रा रिवर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश। फरक्का बैरेज गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ डैम्स हैं। दिस इज टिहरी डैम ऑन भगीरथी रिवर इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का डैम है। तो ये सारे इंडिया के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। Although the construction of dams has its benefits in certain areas, it also affects the environment. At times, villages get submerged in water and people are displaced. This weakens the ecology of a region. अब डैम्स जो हम कहते हैं कि इट इज़ मल्टीपर्पज़, ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, अलग अलग तरीके से ये हमें हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, जब एक डैम बनता है तो बहुत सारा इसको एक लैंड चाहिए होता है ना, और इस लैंड में जो विलेजर्स होते हैं उनको शिफ्ट किया जाता है, इनको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है क्योंकि डैम का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे विलेजेस सबमर्ज हो जाते हैं जब इसमें पानी का कलेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है। और दूसरी एक बात है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि इससे उस रीजन की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। इकोलॉजी इन द सेंस कि वहाँ की जो एनिमल्स है, प्लांट्स है,
वो भी वहाँ पर जो है अपने नेचुरल सराउंडिंग में ग्रो नहीं हो पाते। कुछ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी फिश एंड अल्टरनेटिव एक्वेटिक स्पीशीज़, जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं और वो उस डैम के जो रिजर्वायर होता है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। देन ह्यूज लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट, लैंड, एक डैम बनाने के लिए जो लैंड चाहिए होता है उसके लिए डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है, फॉरेस्ट को कटिंग करना पड़ता है। द डिसअपियरेंस ऑफ बर्ड्स इन द फ्लड प्लेन्स, वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। डेल्टाज में सॉइल इरोजन होता है। वेटलैंड्स और फार्मलैंड जो होते हैं उसमें भी इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो डैम्स जो है वो यूज़फुल होने के साथ साथ उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो वाटर सोर्स है, इट इज़ अ कैनल इरिगेशन. It is one of the most important method used for improving the agricultural output. In this method, river water is diverted to the fields through small channels. Canal irrigation is possible in level plains with deep fertile soil. A canal helps to carry water to regions which suffer from water scarcity. तो कैनल इरिगेशन के हेल्प से ऐसे एरियाज़ में, ऐसे रीजन्स में वाटर को कैरी करके ली जा सकता है जहाँ पर पानी की कमी हो, यानी कि वाटर स्कार्सिटी हो। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? जो रिवर्स होती है ना, रिवर वाटर को डाइवर्ट किया जाता है, रिवर वाटर को डाइवर्ट किया जाता है टू द फील्ड्स थ्रू स्मॉल चैनल्स। जैसे एक रिवर है ना, तो रिवर जो है उसको, जैसे ये रिवर है तो यहाँ से इसका पानी जो है वो इस तरह से कैनल्स बना करके इसको डाइवर्ट किया जाता है रिवर वाटर को, सो दैट ये जो वाटर है इट कैन इरिगेट द फार्मलैंड, ये फार्मलैंड को इरिगेट कर सकती है। तो इस तरह से ऐसी जगह पर भी पानी पहुंचाया जा सकता है जहाँ पर पानी की कमी होती हो या जहाँ पर मानसून का जो रेनफॉल होता है वो कम होता है। लेकिन ये वहीं पॉसिबल है जहाँ पर प्लेन एरियाज़ होते हैं, लेवल प्लेन एरियाज़ जो होते हैं वहीं पर कैनल इरिगेशन पॉसिबल होता है। देन नेक्स्ट जो सोर्स है इट इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन. व्हाट इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन? इट इज़ द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है टू वाटर द क्रॉप फील्ड्स, है ना, क्रॉप फील्ड्स को हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन. तो इन दिस सिस्टम वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर फ्रॉम अ पाइप. एक पाइप होता है जिससे ये वाटर स्प्रे किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन. यहाँ पर एक नोज़ल होता है पाइप के ऊपर जो चारों तरफ घूमता रहता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घूमता रहता है और घूमने के साथ साथ वो चारों तरफ वाटर को स्प्रे करता रहता है. द वाटर देन फॉल्स ऑन द प्लांट्स एंड दिस टाइप ऑफ इरिगेशन सीन इन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला. इन स्टेट्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है और इससे जो है वाटर वेस्टेज कम होता है. देन व्हाट इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर? स्कार्सिटी मीन्स पानी का कम होना, लैक ऑफ वाटर. अब ये क्यों होता है? क्लाइमेटिक चेंजेस सबसे बड़ा रीज़न है. क्लाइमेटिक चेंजेस हैड एन इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन रिसेंट टाइम्स. देयर हैज़ बीन रेनफॉल डिस्ट्रप्शन, melting of glaciers, snow and ice and depletion of ground water. ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है. अब रेनफॉल डिस्ट्रप्शन तो हो ही गया है. हम देखते हैं आजकल की जो रेनफॉल होता है उसका कोई पैटर्न नहीं रहा है. पहले मानसून सीज़न में ही बारिश होती थी. अब हम देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी वहाँ भी फ्लड लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं और जहाँ अच्छी बारिश होती थी अब वहाँ पर सूखा यानी कि ड्रॉट्स आने लग जाते हैं. तो ये जो चेंजेस हुए हैं रेनफॉल पैटर्न में, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. देन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की हमने बात की थी अभी, है ना, स्नो और आइस का जो मेल्ट होना है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. देन डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका जो वाटर लेवल होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर. तो ये कुछ रीजंस है
जिसकी वजह से पानी की कमी होती है। द वर्ल्ड इज़ ऑन द कोर्स ऑफ रनिंग आउट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की कमी जल्दी हो जाएगी अर्थ पे, और बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ द डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई। जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ता है। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है और इसलिए सप्लाई भी ज़्यादा करना पड़ता है। बट स्टिल एवरी डे वी सी वाटर इज़ बीइंग मिसयूज्ड। हम सबको पता है कि वाटर प्रेशर्स है, उसको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ये सबको पता है। बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ इट। हम उसका केयर नहीं करते हैं और उसको मिसयूज़ करते रहते हैं। जहाँ पर हमें 1 गिलास पानी में काम चलाना होता है वहाँ पर हम 4 गिलास पानी यूज़ करते हैं और वेस्ट भी करते हैं। ह्यूमन लाइफस्टाइल हैज़ लेड टू वाटर पोल्यूशन। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। वी एज गुड सिटीजन्स वी मस्ट प्लेज टू यूज़ वाटर स्पेरिंगली एंड सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और अगर आप एक गुड सिटीजन हो, अच्छे सिटीजन हो, तो आपको एक प्लेज लेना है कि आपको वाटर जो है वो स्पेरिंगली मीन्स बहुत केयरफुली यूज़ करना है और हमारी आने वाली जो जनरेशन्स है उनके लिए भी उसको सेव करना है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर फिनिश किया। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दिस इज़ फ्लड लाइक सिचुएशन बिकॉज ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रप्शन, देन मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसको बोलते हैं जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर का वेल्स में, या फिर जो हम ट्यूब वेल्स में से पानी निकालते हैं तो वो बंद हो जाती है पानी आना, हैंड पंप काम नहीं करते हैं, वेल में पानी बहुत नीचे चला जाता है, इसको कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इस चैप्टर के साथ साथ एक पिक स्टॉप भी है यहाँ पर। यू कैन सी द पिक्चर हियर। व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, हाउ इज़ इट हार्मफुल। तो लेट्स सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर एंड हाउ इज़ इट हार्मफुल। एंड द आंसर इज़ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट इज़ कॉज्ड बाय सीवेज, प्लास्टिक, टॉक्सिन्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पेट्रोलियम वेस्ट। ये जो सारे वेस्ट हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की इसके बारे में, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और ये सारा पोल्यूटेड वाटर जो है इट इज़ रिलीज्ड इन द वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज। व्हेन दिस कंटेमिनेट्स सीप इनटू द फ्रेश वाटर सोर्सेज they cause health issues to the people who consume them directly or indirectly. And when we consume this water from the sources like rivers and lakes, then we get sick. हमारे हेल्थ इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं इस कंटेमिनेटेड और पोल्यूटेड वाटर की वजह से। वाटर पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ फिश एंड अदर मराइन एनिमल्स। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट फिश एंड अदर जो मराइन एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनका जो लाइफ होता है वो भी इससे अफेक्ट होता है। सो वाटर पोल्यूशन जो है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड वी शुड टेक केयर ऑफ वाटर। जो भी वाटर अवेलेबल है उसको हमें यूज़फुली केयरफुली यूज़ करना है सो दैट वी कैन प्रोवाइड दिस वाटर टू आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ में बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9. So we'll meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.